After discussing the structure of embryo, the structure of seed, and the types of seed on the basis of the presence and absence of albumin or endosperm, on the basis of presence of endospermic seed and non-endospermic seed, and basically the dicots, they are non-endospermic seed and monocots are endospermic seed. And after the formation of seed, imagine if all the seeds are being dropped under the tree near the plant, then what will happen? There will be competition among the new generation. There will be competition for light, for space, for water, and the plant will not grow appropriately, and therefore there is need of their dispersion. And when it becomes fruit, it becomes seed, it is very easier. ये क्या हो जाते हैं? आसान हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग फ्रूट्स खाते हैं। कई बार क्या किए, फ्रूट खाना स्टार्ट किए, कई बार खा भी रहे हैं और चल भी रहे हैं, तो जहाँ से खाना स्टार्ट किए बीज कहीं और जाकर के क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। सेम इज द कंडीशन विद द बर्ड्स। तो इस तरह से क्या होंगे, देयर इज एडवांटेज क्या होगा ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ production of fruit, production of seed? First of all, they are basically the product of cross pollination, hybridization, and due to hybridization, due to cross pollination, there will be creation of variation. Even if it is not cross pollinated, then during the formation of gamete, during gametogenesis, in the case of sexual reproduction, first of all there will be production of gamete. Gametogenesis means pre-fertilization events, and in formation of gamete there will be reductional division, there will be meiosis, and during meiosis there is crossing over, and crossing over results into creation of variation. तो ये क्या होगा, सबसे पहला जो इसका बेनिफिट होगा वो क्या होगा, वेरिएशन, क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी। डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे, इसमें वेरिएशन आएंगे। उसके बाद क्या होंगे, जो फ्रूट है या सीड है, नहीं तो इन केस ऑफ फ्रूट क्या होंगे, जो कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। नहीं, या सीड के केस में क्या होंगे, इन केस ऑफ फ्रूट इट इज पेरिकार्प, और इन केस ऑफ सीड इट इज सीड कोट, and it provides protection. ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सीड में क्या है, सीड कोट टेस्टा एंड टेगमेंट, इट इज हार्ड स्ट्रक्चर एंड इट कीप्स द सीड सेफ फॉर इट्स जर्मिनेशन इन द नेक्स्ट सीजन, और व्हेनेवर द सीजन बिकम्स एप्रोप्रिएट। जब भी सीजन एप्रोप्रिएट होंगे तब ये जाकर के क्या करेगी, जर्मिनेट करेगी। तब तक के लिए सीड क्या होते हैं, इट रिमेन्स इन डॉर्मेंट कंडीशन। ये किस कंडीशन में रहते हैं, ये डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं। क्या होंगे, सीड का जो जर्मिनेशन होगा कब होगा, एट द एप्रोप्रिएट कंडीशन और सीजन। कॉमनली देखो कि इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क, इन केस ऑफ द सोइंग ऑफ व्हीट, जब गेहूं लगाते हैं तो हर एक साल गेहूं लगाते हैं हम लोग, गेहूं का बीज डालते हैं, और फिर जब फसल तैयार हो जाता है, गेहूं कब लगाते हैं, किस महीने में, नवंबर दिसंबर में लगाते हैं ना, नवंबर दिसंबर में लगाते हैं। मार्च अप्रैल में जाकर के इसकी राइपनिंग हो जाती है, और हर एक साल देखना गेहूं के खेत में बिना लगाए हुए क्या निकलता है, चिनोपोडियम, बथुआ। बथुआ खाते हो ना, तो बथुआ के लिए बीज नहीं डालते हैं, बीज किसका डालते हैं, गेहूं का डालते हैं, लेकिन बथुआ हर एक साल निकाल के हम लोग खाते हैं। इसका मतलब बथुआ खाने के बाद भी कुछ ना कुछ क्या होगा, चिनोपोडियम, दे रिमेन अलाइव इन द फील्ड एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द सीड्स, एंड देयर सीड्स आर रिमेनिंग डॉर्मेंट फॉर कंप्लीट ईयर। अब देख लो, गेहूं के बाद फिर से बरसात आती है,
यानी कि मार्च में गेहूं कट के अप्रैल में, अभी बारिश हुआ, नमी आ गई, सारा कुछ हो गया, स्टिल द सीड इज डॉर्मेंट इन द सॉइल एंड अगेन इन appropriate season in the month of March when there will be cultivation of wheat it will grow। नहीं तो ये डॉर्मेंसी का बेनिफिट है। ये डॉर्मेंट है, सीड क्या है, डॉर्मेंट है, और ये डॉर्मेंट क्या है, ड्यू टू डिहाइड्रेशन। सीड में डॉर्मेंसी आ गई है, सीड में क्या हो गया, जो वाटर कंटेंट है वो मिनिमाइज हो गया, नहीं क्या हो गया है, डिहाइड्रेटेड। सीड क्या हो गया है, डिहाइड्रेटेड, एंड ड्यू टू बीइंग डिहाइड्रेटेड दे रिमेन इन डॉर्मेंट कंडीशन, एंड इन डॉर्मेंट कंडीशन the amount of water, the percentage of water is lesser। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सन ड्राइंग करते हैं प्रायर टू स्टोरेज। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। यदि सीड डॉर्मेंट नहीं रहे तो एग्रीकल्चर वर्क क्या होंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीड मान लेते हैं बना और उसके बाद जर्मिनेट कर जाएगा, तो क्या होगा, सीड को हम लोग लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या बन जाता है, जो डॉर्मेंसी है, दिस इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। साथ ही साथ जो सीड है या फ्रूट है, वाटर कंटेंट मिनिमाइज हो जाते हैं और इसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं, तो ये हम लोग को क्या करते हैं, राउंड द ईयर ये हम लोग को क्या कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है। नहीं, इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर देयर। जो फ्रूट्स हैं, जो सीड्स है, दे आर द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या है ये, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। जितनी चीजें हम लोग को मिलती है, तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, एंड बेसिकली वी आर कंज्यूमिंग सीड्स एंड फ्रूट्स। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। साथ ही साथ ये इसके अपने के लिए, मतलब ये तो हुआ कि ये हम लोग के लिए बेनिफिटेड है, अपने के लिए इसका क्या होगा, डिस्पर्सल होगा, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों, so that it can colonize into far spaces, more spaces must be occupied by particular type of plant। अदरवाइज क्या होंगे, कई ऐसे स्पेसीज हैं जो क्या होंगे, दे आर रेस्ट्रिक्टेड इन ए पर्टिकुलर एरिया, इन ए पर्टिकुलर जोन, एंड सपोज ड्यू टू एनी नेचुरल कैलेमिटी, इफ देयर इज डिस्ट्रक्शन इन दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट स्पेसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की स्पेसीज जो रेस्ट्रिक्टेड है पर्टिकुलर एरिया में, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, व्हाट इज द टर्म गिवन, उसके लिए क्या टर्म देंगे हम लोग, कौन सा स्पेसीज बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इंडेमिक स्पेसीज। तो यदि कोई एक ही एरिया में कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे रेस्ट्रिक्ट है, तो उसके डिस्ट्रक्शन नहीं, एक्सटिंक्शन का क्या होगा, चांसेस मच मोर। और कोई भी स्पेसीज नहीं चाहती कि हम एक्सटिंक्ट हो जाए, अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखना चाहता है और उसके लिए रिप्रोडक्शन होता है। तो जब तक इसके सीड में डिस्पर्सल नहीं होगा, क्या होगा, ये तो एंडेमिक हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। और डिस्पर्सल के लिए क्या होते हैं, देयर आर मेनी डिवाइसेस। कई बार देखना ऐसे सीड होते हैं, ऐसे फ्रूट होते हैं जो एनिमल के साथ अटैच हो जाते हैं। कई बार देखना हम लोग चलते हैं ना, कपड़ों में चिपक जाता है, फिर उसको हम लोग निकालते हैं, तो चिपक गया कहीं और, निकाले कहीं और, डिस्पर्सल हो गई। कई ऐसे सीड्स हैं जिसको बर्ड्स खाती है, जैसे सीड्स है जिसका साइज बहुत ही छोटा है, बर्ड्स खाती है, जैसे पीपल का है, बरगद का है, फाइकस बेंगालेंसिस। तो इसके सीड को क्या करती है, कंज्यूम कर जाती है, और कंज्यूम करने के बाद इसके सीड क्या बहुत ही माइन्यूट है। पीपल का या बरगद का सीड नीचे में 10-20 यदि गिरा दिए जाए ना, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, दिखाई नहीं देगा, इतने माइन्यूट है कि वो दिखाई नहीं देंगे। स्टिल देयर सीड कोट इज वेरी टफ, उसके सीड कोट क्या है, हार्ड है। और ये कब जर्मिनेट करेंगे, व्हेन इट विल पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड। जब बर्ड्स खाएगी इसको, तब फीकल मैटर में जब बाहर निकलेंगे तब वो जर्मिनेट करेंगे। तो सीड कोट इतना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और इसीलिए सीड कोट के प्रोटेक्शन के कारण ही ये क्या है, लंबे समय तक सर्वाइव करता है। तो ये सर्वाइवल बेनिफिट दे रहा है, क्या दे रहा है, सर्वाइवल बेनिफिट। सीड कोट है, सीड कोट की फॉर्मेशन जो हार्ड बन गया है, ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन को दे रहा है, ये सर्वाइवल बेनिफिट।
और ये सर्वाइवल बेनिफिट कैसे होगा? अब जैसे मान के चलो कई बार कंडीशन एडवर्स हो जाते हैं, जैसे कमल का है, नीलम, ठीक है। अब कमल का पौधा कहाँ लगता है, कहाँ उगते हैं कमल, कहाँ दिखाई देता है? खेतों में, पानी में, कीचड़ में। अब पानी किसी कारण से सपोज बारिश नहीं हुई, 2-4 साल 10 साल मान लेते हैं, जहाँ तालाब था पानी नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, तो क्या होंगे? सीड तो उसके रहेंगे, कहाँ रहेंगे? सॉइल के अंदर। व्हेनेवर देयर विल बी रेन, तब तक के लिए सीड क्या कर रहा है? वेट कर रहा है सीड कोट के अंदर, और जब रेन होगी तब जाकर के वो जर्मिनेट करेगा। कब? 100 साल तक इंतजार करेगा। यानी कि इसकी जो डॉर्मेंसी है, इसका जो वायबिलिटी है, ड्यू टू डॉर्मेंसी ये इनएक्टिव है, और वायबिलिटी क्या है? अप टू 100 ईयर्स, 100 साल तक ये इंतजार करेगा। नहीं, कितना लंबा है ये बेनिफिट है। तो इसका जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो क्या है? इसको डॉर्मेंसी प्रोवाइड करता है, और ये लंबे समय बाद भी एक्टिव होते हैं, जर्मिनेट करते हैं। अब ये है कि इसकी वायबिलिटी, ये जो वाटर कंटेंट है उसका भी एक लिमिट है कि वो एलाइव रहे। तो मान के चलो जो 6% 8% के रेंज में है वो एसेंशियल है। यदि उससे अधिक यदि हम लोग कम कर दिए तो फिर क्या हो जाएगा? उसकी डेथ हो जाएगी। तो यदि बहुत अधिक डिहाइड्रेट कर दिए, एक कहानी एक दिन सुनाए थे सर, तुम ही लोगों ने सुनाया था, सर सुनाए थे कि एक राजा ने क्या किया, सीड का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया और कहा कि 1 साल बाद जो है लेकर के आना है। सभी ने लगा दिया अपने अपने गमले में, सबका ग्रो करने लगा। एक ऐसा बच्चा था जो लगाया सीड को, ग्रो ही नहीं कर रहा है, ग्रो ही नहीं कर रहा है, लेकिन साल भर उसने पेशेंसली उसको पानी दिया, सारा कुछ किया, खाद वाद दिया, और सभी का जब पौधा ग्रो कर रहा था सभी खुश हो रहे थे, बच्चा निराश हो रहा था। जब साल भर बीत गया तो लेकर के हुआ कि अब चला जाए, राजा ने बुलाया कि चलो भाई सभी अपने अपने पौधे दिखाओ। सारे लोगों ने पौधा दिखाया बड़े उत्साह के साथ कि देखिए हमारा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उस बच्चे ने भी, उसकी मदर कही कि बेटा मेहनत तो किया है, तुम भी लगन के साथ काम किया है, चाहे जो रिजल्ट है जाओ तुम भी दिखा देना राजा साहब को, यही हमारा पौधा है। लास्ट में उसकी बारी आई, या शर्माते हुए गया होगा कि सब इतना बढ़िया बढ़िया पौधा दिखा रहा है, तो वो क्या गया लेकर के, खाली गमला दिखा रहा है, ठीक है। और राजा उसी को सिलेक्ट किया, यू आर द परफेक्ट पर्सन, सिलेक्शन करना था। तो राजा ने उसी को कहा कि हमने जो सीड दिया था, ऑल द सीड्स वेर बॉइल्ड, सारे के सारे सीड कैसे थे? उबाले गए थे, डेड था। तो यदि बहुत अधिक हीट देते हैं, बहुत अधिक डिहाइड्रेट कर देते हैं, या मॉइस्चर कंटेंट अधिक बढ़ जाता है, सीड की वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। नहीं तो एक जो नॉर्मल है उसका वो एसेंशियल है, जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो मेंटेन रहे। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड्स ऑफ फ्रूट्स। बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। नहीं, अब नॉर्मली कहते हैं ना कि जो रिप्रोडक्टिव एज है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज अप टू 45 to 50 ईयर, 45 to 50 ईयर, बट एक्सेप्शनली कभी कभी एट द एज ऑफ 60 द लेडी गिविंग बर्थ टू चाइल्ड। अब क्या है भाई, एक्सेप्शन है। आमतौर पे एक बार में एक ही बच्चे का जन्म होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ट्विंस आते हैं, 2 बच्चे का जन्म हो गया। नहीं, और कई बार ये ट्विंस क्या हो जाते हैं, एक जैसे, कंप्लीटली हूबहू एक जैसे, आइडेंटिकल ट्विन। एक जैसे नहीं तो फ्रैटर्नल, कई कारण है, ठीक है। तो उसी तरह की बातें प्लांट में भी हो जाएगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। अब स्पेशल मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि जो आम तौर पे हो रहा है उससे अलग होगा, जो नेचुरली हो रहा है उससे क्या होंगे, अलग होंगे। और इसमें 2 बातें आती हैं, ठीक है। एक का नाम क्या है, एपोमिक्सिस। क्या नाम है इसका, एपोमिक्सिस। और दूसरे का नाम क्या है, पॉलीइम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी, और दोनों मिलते जुलते भी हैं, ऐसा नहीं कि कंप्लीट अलग है। तो एपोमिक्सिस की बात करें तो आम तौर पे इन जनरल व्हाट हैपेंस, द सीड इज बीइंग फॉर्म्ड, द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक सेल से बन रहा है। अब बाय चांस जो एक सेल है वो एक सेल क्या बन जाए, विदाउट म्यूसिस।
अब एक सेल की फॉर्मेशन हो गई विदाउट मियोसिस, तो क्या हो जाएंगे? डिप्लॉयड होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हो जाएंगे? एपोमिक्सिस। या फिर अदर देन एक सेल को छोड़ करके जो न्यूसेलस है, ठीक है, न्यूसेलस क्या है? 2n। अब बाय चांस न्यूसेलस से ही एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाए तो वो क्या होंगे? 2n है, डिप्लॉयड है। इसकी विशेषता क्या होगी? यहाँ जो सीड बनेगा, यहाँ जो एम्ब्रियो बनेगी, दैट विल रिटेन इट्स क्वालिटी, क्योंकि यहाँ क्रॉस नहीं हुआ है। नहीं, अब जब क्रॉस नहीं हुआ है तो जो ट्रेट है वो एज इट इज रहेंगे कहाँ? नेक्स्ट जनरेशन में। तो जो एपोमिक्स सीड होंगे, एपोमिक्सिस के द्वारा सीड बनेगी, उसमें जो ट्रेट्स हैं वो क्या करेंगे? रिटेन करेंगे लंबे समय तक। और इसका बेनिफिट ये होगा कि नाउ डे आफ्टर 1960 जो रिवॉल्यूशन हुआ, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, हाइब्रिड सीड्स। और हाइब्रिड सीड की विशेषता है कि एक साल लगाएंगे फिर अगले साल नया सीड लेना पड़ेगा। इसको प्रोडक्ट करने में भी क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है, और फार्मर्स को क्या करने होंगे? ईयर आफ्टर ईयर दे हैव टू परचेज द सीड। इफ वी आर सक्सेसफुल इन obtaining the apomix seed by apomixis, then what will happen? The seed will be utilized year after year, and there will be no compromise in the quality, no quality compromise at lower cost, and therefore the work is going on in the field of apomixis. दूसरा क्या है कि कई बार आम तौर पे तो ये होता है कि एक ओव्यूल के अंदर एक सेल बन रहा है। अब बाय चांस एक से अधिक एक सेल बन गया तो क्या होंगे? एक ओव्यूल के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसी को बोलेंगे पॉलीएम्ब्रियो। या फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन अदर देन एग हो जाए, मतलब एपोमिक्सिस हो जाए, न्यूसेलस से बन जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे? पॉलीएम्ब्रियो। इन केस ऑफ साइट्रस, नींबू के केस में, कई बार मैंगो के केस में क्या हो जा रहा है? पॉलीएम्ब्रियोनी हो जा रही है। तो ये दोनों क्या है? दीज आर द स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ reproduction where it seems to be sexual reproduction because formation of seed is there, but it is actually asexual reproduction. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? This is asexual reproduction, and it mimics, ये लगता है, ये दिखता है कैसे? Mimics sexual reproduction, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में है क्या? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। और पॉलीएम्ब्रियो में क्या होंगे? देयर आर फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की संख्या क्या हो जाएगी? एक से अधिक हो जाएगी। तो कुल मिला करके ये क्या हुआ? जहाँ एपोमिक्सिस में जो सीड की फॉर्मेशन होगी वो क्या होंगे? सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या होंगे? विदाउट फर्टिलाइजेशन। और बिना फर्टिलाइजेशन के होंगे तो क्या हो गया? एसेक्सुअल हो गया। और बिना फर्टिलाइजेशन के हैं, एसेक्सुअल है, तो जो इसकी क्वालिटी है वो क्या होगी? इट विल रिमेन कांस्टेंट। ये क्वालिटी को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। और ये जो डेवलप हो जाते हैं कैसे? डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड एग सेल। कहाँ है? डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड कैसे बना? बाय माइटोसिस, मियोसिस हुआ ही नहीं। और समटाइम्स व्हाट हैपेंस? द एम्ब्रियो फॉर्म्स फ्रॉम न्यूसेलस। एम्ब्रियो develops from nucellus. In that condition, what will happen? There will be production of seed, production of embryo without fertilization. ठीक है? तो this is all about apomixis and polyembryony. And I think as per your syllabus, the chapter is being concluded. इसमें जो भी बातें रह जाएगी फिर हमको बात करेंगे नेक्स्ट डे कि there are certain terms and which is to be elaborate, जिसको समझने की जरूरत है।
और उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। पेरिकार्प, पेरिस्पर्म, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, कॉलियोक्टाइल, कॉलियोडाइजर। So all these things we have discussed later on. Thank you all. आज के लिए इतना ही, चलिए।